मेरे प्रिय छात्रों, मैं पुनः फ्रांस की क्रांति का सेकंड पार्ट आगे से आपको बताने जा रहा हूँ। प्रथम पार्ट में फ्रांस की क्रांति के प्रमुख 5 कारण, फ्रांस की क्रांति कब, कहाँ, कैसे हुई, इसके बारे में आपको बताया। अब परिणाम, फ्रांस की क्रांति के क्या प्रभाव एवं परिणाम होंगे। फ्रांस की क्रांति के प्रभाव या परिणाम। यहाँ पर आपको फ्रांसीसी क्रांति के प्रभाव या परिणाम, एक ही बात होती है, क्या परिणाम हुए जो 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, उसके क्या प्रभाव हुए, उसका एक स्वरूप क्या था क्रांति का, आज मैं आपको यहाँ पर विस्तार से आपको बताने जा रहा हूँ। क्रांति का प्रभाव की बात करें, अप्रैल 1789 ईस्वी में जो फ्रांस की संविधान सभा जो थी, जिसे एटेटिस जनरल के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर 5 मार्च 1789 ईस्वी के एटेटिस जनरल का उद्घाटन किया गया। वहाँ पर प्रथम बैठक हुई और उस बैठक में राजा ने भाषण दिया और बैठक में एक मांग की गई, फ्रांस का एक संविधान हो जिसमें जो फ्रांस की निचला वर्ग है, किसान मजदूरों को, उनको भी अधिकार प्राप्त होने चाहिए। लेकिन जो फ्रांस का तत्कालिक सम्राट था लुई 16वां, उसने फ्रांस की जो संविधान था, जो एटेटिस जनरल, उसको भंग कर दिया और आखिरकार जो फ्रांसीसी जनता थी 6 मई 1789 ईस्वी को तीनों जो सदन वहाँ बनाए गए थे, उनमें एक विचार विमर्श हुआ और उन्होंने ये तय किया कि जब तक हम फ्रांस में अपना एक संविधान का निर्माण नहीं कर लेते हैं, तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। तो उसके लिए इतिहास में टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से एक घटना जानी जाती है। टेनिस कोर्ट की शपथ क्या थी? टेनिस कोर्ट, टेनिस हमने सुना होगा, एक खेल होता है, उसका एक मैदान बनाया जाता है जहाँ पर खिलाड़ी उसे खेलते हैं। तो वहीं जो राजा के विरुद्ध जो किसान मजदूर या लेखक विचारक आदि थे, वो वहाँ एक टेनिस कोर्ट के मैदान में जमा हो गए और ये 20 जून 1789 ईस्वी को टेनिस कोर्ट के मैदान में फ्रांस के जो क्रांतिकारी वर्ग के लोग थे वो जमा हुए और उन्होंने ये शपथ ली कि जब तक हम फ्रांस का संविधान नहीं बना लेंगे, तब तक इस मैदान से नहीं हटेंगे, चाहे हमारे साथ संगीनों से क्यों ना व्यवहार किया जाए। इस प्रकार इतिहास में इस घटना को, जो 20 जून 1789 को घटित हुई थी, टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जाना जाता है। अक्सर ये क्वेश्चन भी आता है कि टेनिस कोर्ट की शपथ क्या है, तो हम सीधी भाषा में याद करेंगे
कि जब राजा द्वारा एटिटिस जनरल को भंग कर दिया गया लुई सोल्वा द्वारा, तो वहाँ पर पास में ही एक टेनिस कोर्ट का मैदान था। 20 जून 1789 को वहाँ लोग एकत्र हुए और उन्होंने शपथ ली कि जब तक हम फ्रांस का संविधान तैयार नहीं कर लेंगे तब तक इस मैदान से नहीं हटेंगे, चाहे हमारे साथ राजा के सैनिकों द्वारा संगीनों से, संगीन जो बंदूक होती है उसके ऊपर एक फली होती है उसे संगीन कहा जाता है, तो व्यवहार किया जाए, चाहे हमें मार दिया जाए या कुछ भी किया जाए, जब तक हम संविधान तैयार नहीं कर लेंगे तब तक नहीं हटेंगे। इतिहास में इस घटना को टेनिस कोर्ट की शपथ के नाम से जाना जाता है। टेनिस कोर्ट की शपथ का कारण जैसा हमने आपको भी बताया है, और इस प्रकार 27 जून 1789 ईस्वी को राजा बेबस हो गया और उसने तीनों सदन जो थे वो बुलाए और इस प्रकार उसने वहाँ पर एक संविधान सभा का आयोजन किया। लेकिन राजा ने उसके बावजूद भी जो आम जनता द्वारा संविधान की मांग की गई उसे ठुकरा दिया और इस प्रकार मजबूरन जनता को 14 जुलाई 1789 ईस्वी को जो बास्तील का दुर्ग था, बास्तील दुर्ग एक तरह से जेल थी। जब लुई सोल्वा यानी फ्रांस के निरंकुश राजा के विरुद्ध जो भी वहाँ पर आवाज़ उठाता था वो इसी जेल में जाकर उसको कैद कर दिया जाता था और उस पर राजद्रोह का मुकदमा लगाया जाता था और इस प्रकार इस दुर्ग में उसको हमेशा के लिए बंदी बना दिया जाता था। जो अधिकार मांगते थे आम जनता के व्यक्ति थे, जब कहीं से आम जनता को उम्मीद न जगी, आखिरकार 14 जुलाई 1789 ईस्वी को फ्रांस की जनता और वहाँ के क्रांतिकारी विचारक आदि सब मिल गए और उन्होंने सीधे जाकर इस जो दुर्ग था इस पर आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया और इस पूरे दुर्ग में लूट खसोट मची। वहाँ के क्रांतिकारी थे उन्हें आज़ाद कर दिया गया। उस जेल में जितने भी हथियार थे, बंदूकें थीं, अन्य सशस्त्र हथियार थे, वह सारे लूट लिए गए और पूरे फ्रांस में एक युद्ध का वातावरण तैयार हो गया। अब ये इतना भयानक हुआ कि फ्रांस का सम्राट था वो भी भयभीत हो गया और इस प्रकार बास्तील का पतन 14 जुलाई 1789 को हो गया। प्रतिवर्ष जो फ्रांस की जनता है फ्रांस से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। चौदह जुलाई को कब मनाता है? 14 जुलाई को फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस वर्तमान में भी मनाया जाता है, क्योंकि 14 जुलाई को ही उन्होंने 1789 ईस्वी को बास्तील दुर्ग जो राजा द्वारा वहाँ पर जो क्रांतिकारी लोग थे उन्हें बंद किया गया था उसको समाप्त कर दिया जाता है और फ्रांस की जनता ने उस दिन स्वतंत्रता का जो स्वरूप तैयार किया। इसलिए आज भी फ्रांस में 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस के रूप में ये दिन मनाया जाता है। और इस प्रकार लंबा समय बीता। 1791 ईस्वी में एक नया संविधान फ्रांस के इतिहास में बनाया गया और नेशनल कन्वेंशन यानी राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। 21 सितंबर 1792 को राष्ट्रीय सम्मेलन पेरिस में हुआ, जिसमें जो अधिवेशन हुआ
सदस्यों की संख्या 782 थी। 24 जून 1793 को फ्रांस एक गणतंत्रात्मक देश के रूप में उभर कर सामने आया और उसी समय जो नवीन डायरेक्टरी की स्थापना की गई थी, नेपोलियन का महत्व भी फ्रांस की क्रांति में महत्वपूर्ण माना जाता है। नेपोलियन कौन था, कहाँ से आया? नेपोलियन उसका पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट था। 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कोर्सिका एक द्वीप नगर था, वहाँ इसका जन्म हुआ था और इसके पिता का नाम चार्ल्स बोनापार्ट था। वह बचपन से ही बड़ा ही महत्वाकांक्षी और साहसी व्यक्ति था। शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद इसके साहसी और महत्वाकांक्षी होने से वह जल्द ही फ्रांस में एक चर्चा के रूप में आ गया और इस प्रकार उसका अस्तित्व शीघ्र ही फ्रांस पर बढ़ा। 1804 में उसने अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया, यानी नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में फ्रांस का सम्राट बना। सम्राट बनने के बाद नेपोलियन ने फ्रांस का एक स्वरूप जो वातावरण था वो बिल्कुल चेंज कर दिया। यहाँ तक कि प्रश्न आता है नेपोलियन बोनापार्टा कौन था? नेपोलियन बोनापार्टा आधुनिक फ्रांस का निर्माता था। एक शब्द में उत्तर को हम लिख सकते हैं कि नेपोलियन बोनापार्टा आधुनिक फ्रांस का निर्माता था। फ्रांस जैसे ही वह 1804 में फ्रांस का सम्राट बना और सम्राट बनने के बाद उसने लगातार कई छोटे छोटे युद्ध लड़े और फ्रांस की राजनीतिक, आर्थिक, अन्य व्यवस्थाओं को ठीक किया और धीरे धीरे वह फ्रांस को एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में निकाल कर लाया। लेकिन वाटरलू का युद्ध जो 1815 में नेपोलियन बोनापार्टा द्वारा लड़ा गया, जिसे वाटरलू के मैदान में वाटरलू 1815 में यह युद्ध नेपोलियन बोनापार्टा द्वारा लड़ा गया और इस युद्ध में नेपोलियन बोनापार्टा की पराजय हुई। वह पराजय से अपनी इतना दुखी हुआ कि 21 मई 1821 को उसकी मृत्यु हो गई। फ्रांस के इतिहास में नेपोलियन बोनापार्टा का बहुत ही महत्व है और इस प्रकार हम नेपोलियन बोनापार्ट को उसके इस महत्व से अलग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जैसा कि हमने आपको बताया कि 1815 के बाद पुनः फ्रांस में लोकतंत्र गणतंत्रात्मक राज्य की स्थापना हुई। फ्रांस का अपना एक नया संविधान लागू हुआ। परिणाम क्या हुए? फ्रांस की क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस में दूरगामी परिणाम हुए। नंबर 1, जो लंबे समय से निरंकुश शासन प्रणाली, जो दोषपूर्ण शासन प्रणाली थी, उसका हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया, यानी निरंकुश शासन का अंत।
जो राजाओं द्वारा लुई 16वां से पूर्व जो अन्य राजा थे उनके द्वारा जो लंबे समय से चली आ रही जो शासन प्रणाली थी वो सदा सदा के लिए समाप्त हो गई। जो राजाओं द्वारा पुरातन व्यवस्था फ्रांस में बनाई गई थी वो भी सदा के लिए समाप्त हो गई। उसके बाद महत्वपूर्ण परिवर्तन इन्हीं परिणाम जो सामंतवादी सामंत राजा के जो छोटे छोटे हुआ करते थे राजा के समरूप सामंत व्यवस्था का भी फ्रांस में सदा के लिए अंत हो गया। तीसरा महत्वपूर्ण परिणाम था क्रांतिकारियों द्वारा मानव अधिकारों की जो अधिकारों की मांग हुई थी, मौलिक अधिकार, वो भी फ्रांस की जनता को प्राप्त हो गए। फ्रांस एक विश्व का एक ऐसा देश था जिसने समूचे विश्व को समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा दिया और मौलिक अधिकार प्रदान कराए जो आज भी कई देशों में लागू हैं। यानी जहाँ जहाँ लोकतंत्र है, जिन देशों में लोकतंत्र हैं वहाँ पर मौलिक अधिकार लोगों को प्राप्त हैं। राजतंत्र देशों में भी प्राप्त हैं। जो आज हमारे देश में मौलिक अधिकार, हमें शिक्षा आदि संबंधी जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वो फ्रांस की क्रांति ने ही समूचे विश्व को दिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति में दूरगामी परिणाम हुए। चौथा सबसे बड़ा परिणाम ये हुआ कि फ्रांसीसी क्रांति ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की। इससे सबक लेकर यूरोप में जर्मनी, इटली, अन्य देशों में भी अपने देश को राष्ट्रीयकरण करने की एक संपूर्ण योजना लागू हुई और संपूर्ण यूरोप में लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता भी प्राप्त हुई। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति का जो परिणाम था वह दूरगामी साबित हुआ और धर्म निरपेक्ष राज्य की स्थापना धीरे धीरे अन्य कई जो देश थे उनमें भी लागू होती चली गई। आपके पुस्तक में एक प्रश्न आता है कि 19वीं 20वीं सदी की क्रांति के लिए क्या फ्रांस की जो क्रांति थी वो क्या विरासत छोड़ गई। सन 1789 ईस्वी की क्रांति फ्रांसीसी दूरगामी परिणाम, जैसा कि हमने आपको बताया, इस क्रांति से फ्रांस ही नहीं अपितु जो कई विश्व के अन्य छोटे छोटे देश थे, जैसे कि हमने आपको बताया इटली, जर्मनी, अन्य भी कई देश थे यूरोप में, फ्रांस की क्रांति ने समानता, बंधुत्व, समानता का जो नारा दिया, मौलिक अधिकार जो प्रदान कराए, ये परिणाम स्वरूप फ्रांस सहित अन्य देशों में भी लागू हुए और धीरे धीरे एक लोकतंत्र का सूत्रपात हुआ। यूरोप में कई अन्य देशों में भी फ्रांस की क्रांति के बाद क्रांतियां हुई और एक शांति शक्तिशाली जो राष्ट्र की स्थापना इनमें, जैसे जर्मनी, इटली, जो आगे चलकर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध का कारण भी बने। इस प्रकार कई मानव अधिकारों की घोषणाएं हुई, प्रचलित कानूनों में परिवर्तन हुए तथा सामाजिक मान्यताओं और आर्थिक क्षेत्र में भी फ्रांस की क्रांति से अनेक परिवर्तन हुए और लोगों को प्रेरणा मिली। इससे अनेक प्रकार की जो देश के शासक थे उनमें किस प्रकार के सुधार होने चाहिए और जन लोक कल्याण की भावना यूरोप महाद्वीप में एक लंबे समय से जो नहीं थी वो प्रबल रूप में धारण हुई। ये सब फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप ही हुआ। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति विश्व की उन महत्तम घटनाओं में से एक घटना मानी गई जिसने संपूर्ण विश्व को मौलिक अधिकार प्रदान कराए, समानता,
स्वतंत्रता, बंधुत्व का नारा दिया और फ्रांस ही एक ऐसा दुनिया का पहला देश बना जो आज हम महिलाओं के अधिकार की बात करते हैं कि महिलाओं को अधिकार कहाँ से प्राप्त हुए, तो फ्रांस में भी महिलाओं को अधिकार प्राप्त करने के लिए एक लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। यानी फ्रांसीसी क्रांति होने के बावजूद भी फ्रांस में महिलाओं को अधिकार प्राप्त नहीं थे, जिसमें फ्रांसीसी महिलाओं को अधिकार प्राप्त करने के लिए उन्हें समान रूप से समझे जाने के लिए एक लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा और आखिरकार महिलाओं को भी फ्रांस में अधिकार प्राप्त हो गए, समानता के अधिकार प्राप्त हो गए। अप्रत्यक्ष रूप की बात करें तो मानवीय अधिकार की उत्पत्ति का स्रोत कहा जाता है, जो समूचे विश्व को स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा संदेश दिया तथा लोकतंत्रीय विचारों का सूत्रपात फ्रांस के ही क्रांति के परिणाम स्वरूप हुआ। और इन सब को ध्यान में रखते हुए भारतीय जो हमारे नागरिकों को जो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, अगर हम देखें तो फ्रांसीसी क्रांति से ही हमें अधिकार प्राप्त हुए। जैसे इनमें 6 जो मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं वो देखेंगे ध्यान से, कौन कौन से ये 6 मौलिक अधिकार हैं, उनको प्रश्न में भी पूछ लिया जाता है। नंबर 1 देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। नंबर 2 की बात करें हम, समानता का अधिकार यानी हमारे देश में जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबको समान, चाहे वह किसी भी वर्ग, धर्म, जाति का हो, सबको समान कानून, समान पालन करने पड़ते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। सभी स्वतंत्र हैं, कहीं भी आने जाने, देश के किसी भी राज्य में बसने आने की सबकी हर प्रकार से छूट है। शिक्षा एवं सांस्कृतिक का अधिकार। तीसरा महत्वपूर्ण मौलिक जो अधिकार है हमारा, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। भारत में किसी भी धर्म जाति के लोगों को शिक्षा का मौलिक अधिकार है और वर्तमान समय में तो 1 से 14 वर्ष को भारत सरकार द्वारा मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और अगला धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। और छठा है हमारा महत्वपूर्ण अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यदि कोई हमारा शोषण कर रहा है तो उसके अंतर्गत, संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत हम जा सकते हैं। ये हमारा जन्मसिद्ध ये 6 मौलिक अधिकार हैं। और 7वां भी था जो सरकार द्वारा हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार, जो वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है वो इस समय नहीं है। तो इस प्रकार ये 6 मौलिक अधिकार कहाँ से प्राप्त हुए?
समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये हमें सब फ्रांस की क्रांति से ही प्राप्त हुए, जो आज संसार के ये जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो संसार के भारत जैसे अन्य देशों में भी प्राप्त हैं। और सार्वभौमिक अधिकारों में अंतर्विरोध क्या है? फ्रांस की क्रांति घोषणा सार्वभौमिक अधिकार कहलाई। इससे अंतर्विरोध हुए, इनमें व्यवहार अपने अपने देशों की परिस्थितियों के आधार पर, हर देश की परिस्थितियां अलग होती हैं, तो परिस्थितियों के आधार पर इन मौलिक अधिकारों को प्राप्त कराया जा सकता है। कई देशों में स्त्री व पुरुष को समान अधिकार नहीं है, लेकिन इन मौलिक अधिकारों से हमारे देश में, हमारा पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान है, तो उसमें स्त्री और पुरुष को समान अधिकार प्राप्त नहीं है। वहाँ की परिस्थिति ऐसी है। मुस्लिम देश हैं, अब आप कहें कि पाकिस्तान में भी लोकतंत्र है, तो ऐसा नहीं कि लोकतंत्र हो वहाँ पर समान अधिकार, सबको समानता का अधिकार हो, तो वहाँ पर परिस्थितियों के आधार पर भी इन अधिकारों को प्राप्त कराया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन अधिकारों में कर्तव्य का कोई उल्लेख नहीं किया गया है, यानी ये देशों का कर्तव्य हो, ये देश अपनी परिस्थितियां, स्थितियां आदि के आधार पर इन अधिकारों को दिए गए हैं। इस प्रकार आज हमने आपको फ्रांसीसी क्रांति के कारण, प्रभाव, परिणाम, उनके अधिकार, उनमें होने वाली घटनाएं सब आपको आज विस्तार पूर्वक समझाई। अब इसमें कई प्रश्नों की बौछार, जैसे फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस का सम्राट कौन था? जाहिर सी बात है, लुई 16वां था। लुई 16वां की पत्नी का क्या नाम था? मैरी एंतोइन। मैरी एंतोइन कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। मैरी एंतोइन किस प्रवृत्ति की महिला थी? तो हम लिख सकते हैं मैरी एंतोइन एक घमंडी, निडर महिला थी। और ऐसे कई प्रश्न। फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो हमने कई बार आपको समझाया है इस पाठ में, 14 जुलाई को। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? बास्तील के दुर्ग से। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 14 जुलाई 1789 ईस्वी को। तो इस प्रकार से कई प्रश्न इस क्रांति के अंतर्गत आते हैं। और इस प्रकार गृहकारी के रूप में, जैसा हमने आपको अभी बीच में बताया भी था, 19वीं और 20वीं फ्रांस की क्रांति दुनिया के लिए कौन कौन सी विरासत छोड़ गई? पुनः ध्यान देंगे, 19वीं व 20वीं सदी के लिए फ्रांसीसी क्रांति दुनिया के लिए कौन सी विरासत छोड़ गई? इनका उत्तर गृह कार्य के रूप में सभी छात्र लिखेंगे। और दूसरा प्रश्न देखेंगे, उन जनवादी अधिकारों की सूची जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में भी है। इन दोनों प्रश्नों को पुनः एक बार देखेंगे कि 19वीं 20वीं फ्रांसीसी क्रांति दुनिया के लिए कौन सी विरासत छोड़ गई। दूसरा प्रश्न ध्यान से सुनेंगे, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाओ जिनका उद्गम फ्रांस की क्रांति में भी है, जैसा कि हमने आपको अभी ये बताया है। दैट्स